नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये ब्रह्मोस मिसाइल है। अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने के लिए भारत तैयार हो गया है। फिलीपींस को निर्यात करने के लिए तैयार हुआ है। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि अभी इन्होंने इजराइल के खिलाफ या इजराइल को एक आदेश दिया है, तो आदेश के बारे में भी जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि इजराइल को जो गजा में नरसंहार हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, उस पर कदम उठाने के लिए बोला है कि आप कदम उठाओ और फिर उसे रोको, जनसंहार को रोको। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला है इजराइल के लिए। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, जिसे मुख्यालय बोलते हैं, नीदरलैंड के द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना जून 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर आया था उसी के तहत की गई थी। उसी के तहत यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की तहत की गया था, मतलब इसकी स्थापना किया गया था जून 1945 में। अप्रैल 1946 में यह काम करना शुरू किया था। न्यायालय की जो सीट है द हेग में पीस पैलेस में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का जो 6 प्रमुख अंग है, संयुक्त राष्ट्र का जो 6 यानी 6 प्रमुख अंग है उसमें से एक है। यह एक पहला प्रमुख अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। बाकी जो 5 विशेष एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इस न्यायालय की भूमिका के बारे में अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह राष्ट्रों के द्वारा जो भी प्रस्तुत कानून होते हैं उस पर विवाद निपटारा करता है और ये आदेश देता है इसको पालन करने के लिए। इस न्यायालय में लगभग 15 न्यायाधीशों से बना हुआ है। 15 न्यायाधीश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। 9 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से चुना जाता है। इसे रजिस्ट्री इसके प्रशासनिक अंग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसकी आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी है और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषाओं में ये ज़्यादातर काम करता है। आगे है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया है। भारत अगले 10 दिनों के अंदर से यानी 10 दिनों तक फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम निर्यात करेगा, यानी कि उसकी बिक्री करने के लिए भारत तैयार हो गया है। यानी भारत अब सुपर पावर की तरफ भी बढ़ रहा है। अब भारत अब मिसाइल, यानी पहले तो इंपोर्ट ही करता था भारत मिसाइल और भी हथियार, अब भारत एक्सपोर्टर भी बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल की क्वालिटीज़ क्या है, इसे कौन कौन बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल्स इंडिया में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ और उसके साथ साथ एक एनपीओ है। एनपीओ किसकी है? रूस की है, एक कंपनी है। इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है? क्रूज किसी टारगेट को सीधा हिट कर देते हैं। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल फॉर्म में जाते हैं, किसी टारगेट को हिट करते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो किसी टारगेट को सीधे सीधे जाकर अटैक कर देते हैं। इस मिसाइल का नाम है, भारत में बहने वाली एक ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी है, और उसके साथ साथ रूस में बहने वाली एक मोस्कवा रिवर है, एक मोस्कवा रिवर से। तो ब्रह्मपुत्र का ब से फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र और उसके बाद मोस्कवा रिवर्स का नाम मिलाकर इसका नाम रख दिया गया है ब्रह्मोस रिवर्स। 12 जून 2001 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार भूमि आधारित इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि लैंड पर इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 12 जून 2001 को। 12 जून 2001 को इसे लॉन्च किया गया था। आगे इसमें दिया है, इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। अभी इसका नए नए संस्करण लॉन्च किए गए हैं। नए नए संस्करणों में क्या इसका बनाया गया है एडवांस तरीके से। अब इसे चाहे लैंड हो यानी कि भूमि हो, चाहे समुद्र हो सी हो, अब फिर चाहे एयर्स यानी कि जो हवा हो, तीनों जगहों से अब इसे लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि इस मिसाइल को हवा में यानी फाइटर प्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है, शिप से भी, समुद्री जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और भूमि से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 2 चरणों वाली मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। एक जो पहला चरण है ठोस प्रणोदक इंजन का इस्तेमाल करता है और दूसरे चरण में जो तरल होता है यानी कि जो लिक्विड रैमजेट इंजन होता है उसका इस्तेमाल करता है। ब्रह्मोस में जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है।
इसका क्या फ़ायदा होगा, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है इससे फ़ायदा यह होगा कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है रडार और अन्य भी जो पता लगाने वाली सामग्री होती है उससे मतलब बहुत ही कम पकड़ में आता है, यानी रडार की बहुत कम ही पकड़ में ये आता है। तो ये थी इसके बारे में दिया था। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी उड़ान क्षमता यानी कि रेंज कितना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। तो भारत जब हाल ही में हुआ था मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि जो MTCRS है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जब इसका सदस्य भारत बन गया तो अब ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी हो गई 450 से 600 किलोमीटर तक रेंज की भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित कर सकता है। आगे है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में दिया है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया है 2024 में, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के एक पार्ट के रूप में, एक हिस्से के रूप में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1963 में। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है यह एक वैधानिक निकाय भी है। इसका गठन हुआ था 1964 में। 1964 में हुआ था जब केंद्रीय राजस्व बोर्ड को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में विभाजित किया गया था, तब पूरी तरीके से बना था 1964 में। और भी इसके बारे में दिया है। 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय, पहले नाम इसका था केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड था, अब इसका नाम रख दिया गया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड नाम इसका कर दिया गया है। कब किया गया है 2018 में। ये इसका प्रशासनिक क्षेत्र कहाँ तक है, ये जो प्रथाएं होती है GST है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, फिर भारत में जो नशीले पदार्थ होते हैं इन सब सारी चीज़ों पर ये टैक्स लगाता है। तो ये था केंद्रीय अप्रत्यक्ष शुल्क कर बोर्ड के बारे में। आगे है एक बीमारी है वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस। ये फैल कहाँ रहा है, हाल ही में अर्जेंटीना में फैल रहा है। जो वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस है ये कहाँ पर फैल रहा है, एक वायरस है, कहाँ फैल रहा है, अर्जेंटीना में फैल रहा है। इसका प्रकोप अर्जेंटीना और जो उरुग्वे है वहाँ पर देखा जा रहा है। वहाँ में जो हॉर्स हैं यानी कि जो घोड़े हैं उस घोड़े में इसके लक्षण देखने को मिल रहा है। तो इसके यह है क्या, जो वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस है यह एक मच्छर जनित संक्रमण रोग है यानी कि वायरस है। इसके अंदर जो वायरस है वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस है, जिसके कारण से यह वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस फैलता है। जो गंभीर मामलों में न्यूरोलॉजिकल लक्षणों जैसे वायरस के जो टोगाविरिडे फैमिली है उससे संबंध रखता है और इसका कोई विशिष्ट एंटी वायरल उपचार नहीं है। अभी इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं आया है। और भी अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ कहाँ कौन कौन इसका होस्ट है, मतलब कि कहाँ कहाँ मिलता है। जो पक्षियों का जलाशय है, पक्षियों का जो जलाशय है वहाँ फैलता है, फैलने के चांस होता है। और जो घोड़े होते हैं, जो अश्व होते हैं, घोड़े यानी कि जो हॉर्स होते हैं वहाँ पर भी फैलने का चांस है, उसके अंदर भी ये ज़्यादा मिलते हैं। इसके लक्षण क्या है, बुखार, सिर दर्द, जी मचलाना, उल्टी करना, अपर्याप्त भूख, थकान लगना, कमजोरी लगना, ये सब लक्षण देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन इसका कैसे हो सकता है, जो वेस्टर्न एन्सेफेलाइटिस है इसका जो वायरस संचरण होगा, प्राथमिक तरीका है कि संक्रमित जो मच्छर है, जो भी संक्रमित मच्छर है वो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पर्सन को या दूसरे जानवर को काटता है तो उससे यह तेजी से फैलता है। और भी इसका निदान क्या है, और इसमें प्रमुख वेक्टर क्यूलेस और उसके बाद टार्सलिस हैं। हालांकि ऐसे कई वेक्टर्स हैं जो संचरण में योगदान देते हैं, जिसमें एडीज मेलानिमोन है, एडीज डार्सलिस है और एडीज कैम्पेस्ट्रिप्स है। ये सब सारे चीज़ हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस संक्रमण के निदान के लिए प्रयोगशाला में टेक्निक है उसके माध्यम से इसकी पुष्टि की आवश्यकता होती है। और क्योंकि इसका जो ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल है, अभी तक नहीं किया गया है। तो ये था पश्चिमी एक्वाइन्स यानी वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस के बारे में। यह पश्चिमी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे आम है। मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी इसकी सूचना मिली है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।